कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिर्जापुर सीजन 3 की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से। तो मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार में कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधुरी भाभी ही मौजूद थी और उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो पब्लिक से कहती है कि वो आज विधवा हुई है, उसके पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस प्रदेश को काफी अच्छे से चलाएगी। साथ ही उन्हें कालीन भैया के बारे में भी मालूम नहीं है क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लेकिन सभी लोगों का मानना यह है कि कालीन भैया भी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद कोर्ट के सीन को दिखाया जाता है जहां पर कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो है वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने एसएसपी मोरिया की जान ली है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो सीधा कहते हैं कि उन्होंने जान ली है, जिस वजह से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। और जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तभी गुड्डू भैया पुलिस की सारी गाड़ियों को रोक लेते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है और मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं। लेकिन गुड्डू भैया के पिता पूरी तरह से अड़े हुए थे और वो कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी मोरिया की जान ली है, इसलिए वो तो जेल जाकर ही रहेंगे, जिस वजह से गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं शरद को, जो कि माधुरी भाभी यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शरद ने ही कालीन भैया की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर शरद जो है वो माधुरी भाभी को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और अब क्योंकि शरद जो है मुन्ना भैया का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो यहाँ पर माधुरी भाभी से मिलने के लिए आया था। जिसके बाद हम गोलू के इन्फॉर्मर को देख पाते हैं। दरअसल वो अभी भी कालीन भैया की खोज कर रहे थे, इसलिए वो लोग एक दूसरे शहर आए थे जहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मर की मदद से कालीन भैया के बारे में मालूम चला है, इसलिए वो लोग फुल सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में घुसते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कालीन भैया नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें खतरा है, इसलिए वो लोग हथियार निकाल लेते हैं। तब यहाँ का बाहुबली उनके सामने आता है और यहाँ पर गोलू बताती है कि वो मिर्जापुर के बाहुबली के साथ काम करती है और कहती है कि वो यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का बाहुबली कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर अभी भी कोई नहीं बैठा है और बैठा भी होता तो भी हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता क्योंकि यहाँ के बाहुबली हम हैं। जिसके बाद वो उनके इन्फॉर्मर को सामने लाते हैं और सभी के सामने बेरहमी से उसका गला काट कर यहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद वो गोलू से कहते हैं कि तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाती। अब गुड्डू भैया जो है वो अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ को बताते हैं कि पिताजी वापस आने के लिए नहीं मान रहे, इसलिए गुड्डू भैया चाहते हैं कि डिम्पी और उसकी माँ जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन उसकी माँ भी मना कर देती है। तो भाई माधुरी भाभी और आईजी दुबे जो है वो प्रदेश में शांति कायम करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांति तो तब कायम होगी जब गुड्डू भैया शांत होंगे और साथ ही वो लोग कालीन भैया को भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग है जिसमें कि बताया जाएगा कि पूर्वांचल का मुखिया कौन बनेगा। लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने के लिए गोलू को कालीन भैया की डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो वो लोग मिर्जापुर और पूर्वांचल की पूरी तरह से दावेदार रहेंगे। तो भाई बीना बताती है कि कोई अंदर का ही है जिसने कालीन भैया को छुपा कर रखा है। तो भाई गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि हमें कुछ बाहुबली के संपर्क में रहना चाहिए, तभी हम मिर्जापुर और पूर्वांचल की गद्दी को पा सकेंगे। लेकिन गुड्डू भैया किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे। तो भाई दूसरी तरफ शरद जो है वो सारे बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ करने लगता है क्योंकि उसे भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के प्रति सिंपैथी क्रिएट करनी है। जिसके बाद सभी लोग गुड्डू भैया के खिलाफ हो जाएंगे। तो गुड्डू भैया का पैर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो वहीं हमें पता चलता है कि आज ही पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ से गुड्डू भैया जाने वाले थे और उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। हालांकि उन्हें मिर्जापुर की गद्दी अभी तक मिली नहीं थी और इसी के बारे में आज रात बात होने वाली थी। जिसके बाद सारे शहरों के बाहुबली मिलकर प्रयागराज पहुंचते हैं जहाँ पर की आज मीटिंग होने वाली है। सारे बाहुबली आ जाते हैं और मीटिंग भी शुरू हो जाती है जहाँ पर की बहुत सारे बाहुबली का मानना यह है कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया के नाम होनी चाहिए। लेकिन शरद शुक्ला का मानना यह है कि गुड्डू जो है वो इस गद्दी के लायक नहीं है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी जो है वो जौनपुर को सौंप देनी चाहिए। तब गुड्डू भैया कहते हैं कि तुम्हें जौनपुर की गद्दी जो है वो भीख में मिली थी, इसलिए तुम मिर्जापुर की गद्दी भी भीख में ही चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है जहाँ पर की शरद जो है उल्टी सीधी बातें बोल देता है जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। तब पूर्वांचल के मुखिया के रूप में निर्णय लिया जाता है कि अगले दशहरे पर वो डिसाइड करेंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन तब तक उन्हें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गुड्डू भैया को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर शरद शुक्ला जो है वो किसकी दम पर उचक रहा है। गुड्डू भैया को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर जरूर है, लेकिन यहाँ पर गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि इसके पीछे जरूर कालीन भैया का हाथ है, तभी वो इतना उचक रहा है। जिसके बाद शरद जो है वो अपने अड्डे पर पहुंचता है जहाँ पर उसने कालीन भैया को रखा हुआ है और यहीं पर हम त्यागी जी की बड़े बेटे को देख पाते हैं जबकि वो असल में छोटा बेटा होता है। और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में कालीन भैया जो है वो कोमा में है और वो कोई रिस्क ले तभी वो आगे के इलाज कर सकते हैं। तो शरद कहता है कि तुम रिस्क लो क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो उनके कोई भी काम के नहीं रहेंगे। अब आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन वो किसी गुंडे से कम नहीं और वो आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके पास एक काम आया है। दरअसल में आईजी दुबे ने उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने की सुपारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ दद्दा त्यागी के बड़े भाई को अभी भी कोई नहीं समझ पाया है कि दरअसल में वो छोटा भाई है क्योंकि छोटे और बड़े की झड़प में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़े भाई की नकल करता आ रहा है क्योंकि दोनों हमशक्ल थे, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं समझ पाया है। तो शरद को सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। तो वही दद्दा त्यागी को गोलू की जान लेनी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गोलू की वजह से ही उनका छोटा बेटा मारा गया है। तब त्रिपाठी के घर पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ है। उसे गुड्डू भैया साहब दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन हवा चलने की वजह से वो लोग चांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ही मौका है, इसलिए वाल्मीकि का जो स्नाइपर है वो उनके ऊपर नजर रखने लगता है। तो इन सभी राजनीतियों की वजह से गुड्डू भैया का बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था, ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही वो सप्लाई हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम काम करना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो वहाँ गोलू जो है वो कॉलेज जाकर अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आ जाती है जो कि काफी होशियार है और वो फैक्ट्री में काफी अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तब जाकर उनको कट्टों का कारोबार फिर से शुरू होता है और उनका बिजनेस जो है वो फिर से चल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो है वो अब जेल में है और यहीं पर हम देखते हैं कि लाला भी इसी जेल में मौजूद है। यहाँ पर लाला का वकील और उसकी बेटी सबने मुझसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेल जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि गोलू के पिता जो है जो कि पुलिस में है वो गोलू और गुड्डू पंडित के पास आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो अफीम की खेती है वो जेपी यादव ने मुन्ना भैया के नाम कर दी थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसलिए ये सारी जमीन जो है वो माधुरी के नाम पर है और माधुरी जो है वो मुख्यमंत्री बन चुकी है, इसलिए उन्हें ये जमीन इलीगल रूप से ही अपने नाम करनी होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें जेपी यादव को ढूंढना होगा। तो भाई शरद जो है वो जेल में लाला से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो वहां पर ड्रग्स के धंधे के बारे में बात कर रहा था। शरद कहता है कि अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो हम तुम्हारी बेल करवा सकते हैं, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। जिसके बाद हम सीएम मैडम की मीटिंग को देख पाते हैं जहां पर की बहुत सारे मंत्री आए हुए थे, लेकिन वो सारे मंत्री जो है वो चीफ मिनिस्टर मतलब की माधुरी भाभी से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, जिससे कि माधुरी भाभी को मालूम चलता है कि इन सभी के पीछे बाहुबली का हाथ है, इसलिए ये लोग इतना उड़ रहे हैं। जिसके बाद हम आईजी सर मतलब की दुबे जी को देख पाते हैं जिसके पास वाल्मीकि का कॉल आता है। वाल्मीकि कहता है कि 3 दिनों से वो लोग गुड्डू भैया के घर के बाहर बैठे हुए हैं। वो घर से फैक्ट्री और
फैक्ट्री से घर के अलावा कहीं नहीं जाता है, इसलिए उन्हें गुड्डू भैया को मारने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तब वाल्मीकि यहाँ पर दुबे को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाना चाहता है और उसमें वो गुड्डू भैया को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहता है और वहीं पर वो उसे मार देगा, जिस पर कि आईजी सर भी मान जाते हैं। तब कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए न्योता भेजा जाता है, जहां पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो शायद ही आ पाएंगे और यहाँ पर गोलू भी यही कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर हवा ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से बहुत प्यार है, इसलिए वो तो वहां पर जाकर ही रहेंगे। तो गोलू जो है वो कवि सम्मेलन के लिए निकल जाती है, जहां पर कि वो जेपी यादव के बारे में पता करने वाली थी और ये सब कुछ स्नाइपर दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद गोलू जो है वो उस कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है, जहां पर कि वो एक मंत्री से मिलती है और उससे जेपी यादव के बारे में पूछती है। लेकिन वो मंत्री जो है वो उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो बताती है कि बाजू में उसके आदमी खड़े हैं, इसलिए अगर उसे भूत नहीं बनना है तो वो जल्दी से बता दे। तब यहाँ पर वो जेपी यादव के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए गुड्डू भैया जो है वो वहां पहुंच चुके थे। यहाँ पर जब तक गोलू नहीं आती तब तक उन्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे, वो तो तुरंत ही अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वो एक चीफ गेस्ट के रूप में है। यहाँ गोलू जो है वो कवि सम्मेलन से वापस लौट रही थी, तभी वो देखती है कि बहुत सारी चेकिंग वगैरह चल रही है। ये चेकिंग क्यों चल रही थी उसे नहीं मालूम है। तो वही वाल्मीकि यादव ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी। चीफ गेस्ट के रूप में जब गुड्डू भैया ऊपर प्रतियोगिता के विनर को इनाम देंगे तभी वो गुड्डू भैया को मार देंगे। ये बात वो तुरंत ही आईजी सर को भी बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आईजी सर तुरंत ही माधुरी भाभी के पास कॉल करते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। तो माधुरी भाभी मान जाती है और वो गुड्डू भैया को मारने के लिए कह देती है। जिसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार की एंट्री होती है और वो इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। बाद में एटीट्यूड दिखाते हुए वो गुड्डू भैया के बाजू में बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि गुड्डू भैया कौन है। तो मैं गुड्डू भैया के कुछ लोगों पर शक हो जाता है, इसलिए वो उनका जब पीछा करते हैं तो यहाँ पर गुड्डू भैया के लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। तो वहीं गोलू को मालूम चलता है कि पुलिस वाले को टिप मिली है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। गोलू तुरंत ही समझ जाती है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए निकलती है और यहाँ गुड्डू भैया के लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। जिसके बाद गुड्डू भैया और भोजपुरी सुपरस्टार जब स्टेज पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सुपरस्टार गुड्डू भैया से कहता है कि वो कौन है, जिस पर कि यहाँ पर एक आदमी के द्वारा जब उस सुपरस्टार को मालूम चलता है कि वो मैं यहाँ के बाहुबली है तो वो यहाँ पर गुड्डू भैया से माफी मांगता है। तब यहाँ पर वाल्मीकि जो है वो गुड्डू भैया के सामने आ जाता है और तभी यहाँ पर उनके बीच में झड़प शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वाल्मीकि के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया और वाल्मीकि की गैंग के बीच में गन फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मौका देखकर गुड्डू भैया टेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पर कि वाल्मीकि के लोगों ने उस टेंट को पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वाल्मीकि के लोग अंदर जाते जा रहे थे गुड्डू भैया उन्हें चुन चुन कर मारते जा रहे थे। आखिर में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया और वाल्मीकि ही बचे हैं। वाल्मीकि ने गुड्डू भैया के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन सही समय पर गोलू यहाँ पर आ जाती है और वो वाल्मीकि को अपनी कार से उड़ा देती है। बाद में गुड्डू भैया को मालूम चलता है कि वाल्मीकि एक सरकारी ऑफिसर है और वो यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार को भी बेरहमी से मार देता है और जो गन थी वो उसे वाल्मीकि के हाथ में थमा देता है। तो पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उस वजह से माधुरी भाभी की सरकार का विरोध होने लगा था कि ये सरकार जो है इस प्रदेश को नहीं चला सकती है, जिस वजह से हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो भाई गुड्डू भैया जो है वो त्रिपाठी चौक पर पहुंचते हैं, जहां पर कि त्रिपाठियों के जो पुतले लगे हुए थे गुड्डू भैया उन्हें मिटा देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी को कोमा से होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। और इसी के साथ पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों जल्दी मैं सेकंड पार्ट लाने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।